और दोस्तों, क्या हाल है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोविड-19 से कैसे बचना चाहिए। पिछले दिनों मेरे और मेरे परिवार को कोविड हुआ था और हम अब उससे रिकवर कर रहे हैं और हम रिकवरी फेज़ में हैं। आप मेरी आंखों से देख सकते हैं कि अभी भी 15 से 20 दिन बाद भी पूरी तरह से ये सही नहीं हुआ, पर हम आउट ऑफ डेंजर हैं और हम नेगेटिव हो चुके हैं। तो हमने क्या स्टेप्स उठाए, क्या गलती करी और क्या आपको करना चाहिए जिससे आप इसे अर्ली फेज़ में ही रोक दें और इसको बीमारी को बढ़ने ना दें। ये आपको पता है, ये बीमारी एक जानलेवा बीमारी है। रोज़ आप न्यूज़ में, अखबारों में खबर सुन रहे हैं कि कितने लोग इससे मर रहे हैं, कितने लोग को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कितने लोग को आईसीयू बेड्स की ज़रूरत है और इतनी मारामारी है कि वो नहीं मिल रहे हैं। शॉर्टेज है क्योंकि बहुत ज़्यादा परसेंट में लोग को वो चाहिए एकदम। अगर पॉपुलेशन का 5 से 10% हिस्सा अगर कोई एकदम आईसीयू बेड चाहिए तो कोई भी कंट्री उसकी आपूर्ति नहीं कर पाई। तो हमें क्या करना है, हम पे लिमिटेड रिसोर्स हैं, ये हमें पता है। हमें क्या करना है, हमें उसको बचने उस स्टेज पे नहीं पहुंचना है जिस स्टेज से हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना हो, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, उस स्टेज की ज़रूरत ही ना आने दें। तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। पहली बात, कोविड से डरिए, इसको हल्के में ना लीजिए। कोविड से आप डरेंगे जब भी आप उसे सीरियस लेंगे। लापरवाही ना करें। हर बुखार के साथ खांसी कोविड है। आप टेस्ट कराइए या ना कराइए, वो कोविड है। आजकल 95% बुखार कोविड है। जो हमें रोज़ आंकड़े मिलते हैं कि 3.5 लाख, 4 लाख, 4.25 लाख केसेस रोज़ आ रहे हैं, उन केसेस पे मत जाइए। वो डेटा अभी बहुत कम शो हो रहा है क्योंकि कई स्टेट्स सही डेटा नहीं दे रहे हैं, कई लोग अपना टेस्ट नहीं करा रहे हैं, घर में ही इलाज कर रहे हैं, जो कि सही है। पर हमें ये जानना है कि घर में कैसे इलाज करें, प्रॉपर क्या है, जिससे हम औरों को ना फैलाएं और जल्द से जल्द उससे बाहर आ सकें। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, जो हमने क्या क्या उसमें गलतियाँ करी, क्या हमने स्टेप्स उठाए कि जिससे हम ठीक हो पाए। और आपको अगर होता है कोरोना तो आप क्या स्टेप्स लें जिससे जल्द से जल्द आप उसे हरा पाएँ और सेकंड स्टेज और सीवियर स्टेज में जाने से आप बच जाएं। और क्योंकि ये बीमारी में सिर्फ टाइम का खेल है, अगर आपने टाइमली मेडिसिन ले ली तो आप बच जाएंगे। ये बीमारी कुछ नहीं है, छोटा बुखार की तरह है। पर आपने अगर इसे सीरियस नहीं लिया और आपने अपने सिम्टम्स बढ़ा लिए तो ये बीमारी आगे जाके जानलेवा भी हो सकती है। तो आपको सीरियस होना पड़ेगा और टाइमली मेडिसिन लेनी पड़ेगी और आपको औरों अपने से ज़्यादा औरों का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो हो गया पर आपके परिवार को वो ना हो, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा और साथ में टाइमली मेडिसिन लेनी। पहला सवाल है कि कोरोना से बचने के लिए क्या करें। अगर आपको इस समय कोरोना नहीं है, आपको कोई लक्षण नहीं है, आपके परिवार में किसी को लक्षण नहीं है, तो आप उसको बचने के लिए क्या करें। पहली बार अगर आप बाहर जा रहे हैं तो डबल मास्क लगा के जरूर जाएं। बाहर बिल्कुल ना जाएं, बिल्कुल इमरजेंसी की सिचुएशन में ही बाहर जाएं और जब भी बाहर जाएं डबल मास्क लगा के जाएं और आके सैनिटाइज जरूर करें। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जितना जल्द हो सके अपने पूरे परिवार को, जो जो एलिजिबल हैं, उन्हें वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। वैक्सीनेशन ही ऐसा कवच है जो हमें इस बीमारी से दूर रख सकता है। अभी तो कोई भी इसकी दवाई नहीं बनी है, कोई इसका इलाज नहीं है, सब सिम्टम्स की दवाई दे रहे हैं। अगर आपको इस बीमारी से बचना है तो वैक्सीनेशन जरूर लगाएं। इसको हल्के में ना लें कि मैं लगवा लूँगा, मैं अभी टाइम है, अभी तो भीड़ होगी, अभी ये है, अभी वो है। जल्द से जल्द वैक्सीन, जब भी आपका नंबर आए, अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपके एरिया में वैक्सीन लग रही है और आप जाके लग सकती है तो आप मुफ्त में ये वैक्सीन मिल रही है, तो जाइए जल्दी जाके, जितना जल्दी हो सके अपने पूरे परिवार को वैक्सीन ज़रूर लगाएं। अगर आपको वैक्सीन लग जाती है, पहला डोज भी लग जाता है, तो भी आप काफ़ी हद तक खतरे से बाहर हो जाएंगे।
और आपको दूसरा डोज भी लग गया है तो आप 99.99% खतरे से बच जाएंगे। अगर उसके बावजूद भी आपको कोरोना होता है तो वो जानलेवा नहीं है, वो आपके लंग्स में ऊपर ही रहेगा और वो जल्द ही दवाई से ठीक हो जाएगा। सेकंड, कैसे पता चलेगा कि हमें कोविड हो गया है? अगर आपको हल्का सा भी बुखार है, बदन दर्द है, खांसी है, लूज़ मोशन हो रहे हैं, स्मेल चली गई है, तो आपको 100% कोविड है। चाहे आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है या पॉजिटिव आई है, इसका मतलब है कि आपको कोविड है। ये भाई आप मान के चलिए। और इसमें सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखने वाली बात है, वो आपको फर्स्ट साइन ऑफ सिम्टम क्या है, कब कौन सी डेट को आए, इसका एक फ़्लो चार्ट बना लें कि मैं 1 मई को मेरे को हल्का सा बुखार और बॉडी दर्द था, उसी दिन से अपनी दवाई शुरू कर दें। ठीक है, और उसको हल्के में ना लें कि अभी तो मेरे सिम्टम्स बहुत हल्के हैं, हल्का सा ही मेरा बॉडी में पेन है और हल्का सा ही बुखार है। अगर आप हल्के से बॉडी पेन और बुखार में अपने आप को अलग कर लेंगे, होम आइसोलेट कर लेंगे और टाइमली दवाई ले लेंगे, तो 5 से 7 दिन में आप रिकवर हो जाएंगे और 14 दिन तक आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। पर अगर आप इसे सिम्टम्स को बढ़ाते जाएंगे 2, 3, 4 दिन, 5 दिन टेस्ट कराएंगे, रिपोर्ट आने का इंतज़ार करेंगे, फिर अपने आप को होम आइसोलेट करेंगे और दवाई लेंगे, तो जब तक देर हो सकती है। और इसमें कोरोना में सिर्फ टाइम का ही खेल है। अगर आपने टाइमली इलाज, टाइमली दवाई ले ली, तो आप विदिन 5 to 7 डेज़ बिल्कुल सही हो जाएंगे। 5 दिन का कोर्स होता है, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है WHO द्वारा पूरे वर्ल्ड में जो चल रहा है, वो आपको दिया जाएगा और आप समय रहते आप बिल्कुल सही हो जाएंगे और ये एक आम बुखार, आम इन्फेक्शन की तरह ये कोरोना गुजर जाएगा। पर अगर आपने लापरवाही करी, आपने दवाई टाइम पे नहीं ली, आप अपने दूसरे परिवार वालों को तो संक्रमित करेंगे ही और अपना भी सिम्टम्स बढ़ा लेंगे, जो आगे जाके आपको लापरवाही की वजह से जानलेवा हो सकता है। तो भाई लापरवाही बिल्कुल ना करें। और फर्स्ट साइन ऑफ सिम्टम, अगर आपको किसी भी दिन बुखार या हल्की सी भी बॉडी दर्द है, तो एकदम आप जाके दवाई ले लें। मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि कौन सी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की दवाई हैं। अगर आपको नहीं पता है, मैं सारी दवाई लिस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा। वो दवाई जो WHO द्वारा और पूरे स्टैंडर्ड पूरे इंडिया में चल रही हैं, वो आपको 5-6 दवाइयाँ हैं, वो आपको लेनी है। अगर आपको हल्का सा भी बुखार या बॉडी दर्द या स्मेल जाना या खांसी के लक्षण आते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, आपको टेस्ट क्या कराना चाहिए? अगर आपको पहले दिन बॉडी पेन या दर्द होता है या खांसी होती है, तो अपना RT-PCR टेस्ट कराएं या ना कराएं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपको प्रोटोकॉल तो करना ही है। पर अगर आपने इसे टेस्ट कराया, तो अगर आप सरकारी गवर्नमेंट अस्पताल में इसका टेस्ट कराते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त है, तो उसमें वो RT-PCR का स्कोर नहीं देते हैं, जो CT स्कोर हम बोलते हैं। पर उससे आपको पता चल जाता है कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। इसके कोरोना के 2 टेस्ट होते हैं, RT-PCR टेस्ट और रैपिड एंटीजन टेस्ट। रैपिड एंटीजन टेस्ट के इतने ज़्यादा आप भरोसा नहीं कर सकते, पर RT-PCR एक भरोसेमंद का टेस्ट है, तो वो आप ज़रूर कराएं। और RT-PCR टेस्ट अगर आप प्राइवेट से करा रहे हैं, तो वो एक आपको CT स्कोर देते हैं। अगर वो नहीं दे रहे हैं, तो आप उनसे पहले ही बताइए कि भैया हमारे को RT-PCR का CT स्कोर चाहिए। तो जब आपकी रिपोर्ट आएगी, तो उसमें RT-PCR का स्कोर होगा, जिसमें 35 में से आपको स्कोर दिया जाएगा। अगर आप नेगेटिव हैं तो वो स्कोर नहीं आएगा, जो कि अच्छी बात है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो एक स्कोर आएगा 35 में से। तो 35 में से जो स्कोर आता है वो अराउंड 28, 26, 24 ऐसे आता है इनिशियल स्टेजेस में। अगर आपका स्कोर 24, 26, 28, 30 के आसपास आ रहा है, तो आप समझ लीजिए आपके बॉडी में वायरस का लोड अभी कम है। ठीक है।
अगर आपका स्कोर 20 से नीचे आ रहा है तो ये समझ लीजिए आप एक क्रिटिकल कंडीशन में जा सकते हैं और आपके बॉडी में वायरस का लोड बहुत बढ़ चुका है और आपको इमीडिएट ही डॉक्टर की सलाह लेनी है और आपको दवाइयाँ शुरू कर देनी हैं। पर अगर आपका स्कोर 24, 26, 28 के करीब है तो आप अपने फिजिशियन से, लोकल फिजिशियन से कंसल्ट करके स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं और आप बिल्कुल सही हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। पर अगर आपका स्कोर कम है तो आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी हो और उसी समय से ही दवाइयाँ शुरू कर देनी हैं। अब भाई ये RT-PCR का टेस्ट हो गया, माइल्ड सिम्टम हो गए, 5 दिन में क्या क्या दवाइयाँ खानी हैं। जो दवाई खानी है मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दी हैं। अजिथ्रोमाइसिन आपकी एंटीबायोटिक है, ये तो आपको लेनी है, दिन में 1 लेनी है, 500 mg होती है। जिंक कोविड होती है, जिंक की कोई सी भी गोली आप ले सकते हैं 50 mg की करीब। पैरासीटामोल, अगर आपको बुखार है तो 3 टाइम पैरासीटामोल लीजिए। आपको मॉनिटर करना है अपना बुखार 101 से। अगर बुखार पैरासीटामोल खा के भी नहीं उतर रहा है तो मतलब आपका बॉडी में वायरस ज़्यादा फैल चुका है, इन्फेक्शन ज़्यादा हो चुका है और आपको अब डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है, अपने आप मेडिसिन ना लें। 101 से ऊपर अगर आपका बुखार है और 3 बार पैरासीटामोल खा के भी नहीं उतर रहा है तो 4 बार आप पैरासीटामोल खा सकते हैं। 650 mg डोलो आती है, 650 mg सबको पता होगा, वो आप खा सकते हैं। और 4 बार खा के भी अगर आपका बुखार नहीं है तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा और डॉक्टर से सलाह लेके आपको अपना इमीडिएट ट्रीटमेंट शुरू करा देना है। इस प्रोटोकॉल से हट के एक अलग उसमें स्टेरॉइड्स और बाकी चीज़ें भी दी जाती हैं, वो आपकी डॉक्टर की सलाह पे ही आपको लेनी पड़ेगी। सेकेंड चीज़, हमें माइल्ड सिम्टम है, हमने दवाइयाँ भी शुरू कर दी, पर दवाइयों के साथ साथ हम क्या करें? दवाइयों के साथ साथ अगर हम अपने घर में स्टीम लें 2 से 3 बार मिनिमम आपको स्टीम लेनी है। अगर आप वो स्टीम लेंगे तो आपका शरीर में, फेफड़ों में, मुंह में, गले में, नाक में वायरस का लोड कम होगा और जितना ज़्यादा स्टीम लेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। ये घर का एक नुस्खा है जो सब हम कर सकते हैं। दवाइयों के साथ साथ ये भी लें और जल्दी आपकी रिकवरी में ये हेल्प करेगा। आपको स्टीम लेनी है, 3 बार आपको गरारे करने हैं। गरारे करने का क्या तरीका है? नॉर्मल गुनगुने पानी में अगर आप हल्दी और सेंधा नमक डाल के गरारे करें तो वो एक बेहतरीन नुस्खा होगा, एंटीबैक्टीरियल होगा, आपका इन्फेक्शन भी गले में से मारेगा और आपको जल्दी रिकवर होने में सहायता करेगा। अगर आपका हल्दी और नमक आप गरारे नहीं कर पा रहे हैं तो बीटाडीन के गार्गल्स आते हैं, उसमें आप लिखा रहता है कितना टीस्पून डाल के पानी में गरारे करें, वो आप गरारे कर सकते हैं बीटाडीन के, जिससे आपके गले में बैक्टीरिया मर जाएं और आप जल्दी सही हो। स्टीम में, सादे पानी में स्टीम लेते हैं, उससे अच्छा है अगर आप उसमें थोड़ा सा लौंग और अजवाइन डाल के अगर उससे स्टीम लें तो वो और भी उसके गुणों को बढ़ा देता है। तो ये एक छोटा सा एक नुस्खा है जो जिससे करने से आप और इफ़ेक्टिव उस स्टीम को बना सकते। पहली बात क्या हुई, आपको दवाइयाँ लेनी हैं, आपको होम आइसोलेट करना है, एक अलग कमरे में रहना है, अलग बाथरूम यूज़ करना, अलग तौलिया, अलग पानी, अलग बर्तन आपके होने चाहिए, आपके कमरे में कोई आना नहीं चाहिए और आपको अलग रहना है। 14 दिन कम से कम इसे फॉलो करना है और दवाइयाँ लेनी हैं, स्टीम लेनी है और गार्गल करने हैं। ये काम आपको करने हैं अगर आपको फर्स्ट साइन ऑफ सिम्टम आ चुके हैं और आपको 5 से 7 दिन में बिल्कुल ठीक होना है। मान लो 5 दिन हो गए, 5 दिन हो गए हैं और अब भी आपका बुखार नहीं उतर रहा है या आपका बुखार उतर जाता है फिर चढ़ जाता है और 102, 103 के करीब आपको बुखार है या खांसी आपको ज़्यादा है और आपका बदन टूट रहा है और आपको डायरिया हो रहा है और आप ठीक आपको महसूस नहीं हो रहा है 5 दिन की दवाई खाने के बाद भी, तो आपको क्या करना है? आपको कौन से टेस्ट कराने हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल, सीटी स्कैन सुन लिया है, सीटी स्कैन, हर आदमी सीटी स्कैन कराने जा रहा है। पर अगर आपके माइल्ड सिम्टम हैं और आप शुरू के स्टेज में हैं तो आपको सीटी स्कैन बिल्कुल नहीं कराना है। सीटी स्कैन इज़ इक्वलेंट टू 300 एक्सरेज।
एम्स के डॉक्टर ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि सीटी स्कैन इज इक्वलेंट टू 300 एक्सरेज। तो भैया इतनी जल्दी स्टेज में सीटी स्कैन ना कराएं, उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अर्ली स्टेज में सीटी स्कैन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ ज़्यादा उस रिपोर्ट में नहीं आता है, वो बाद में पता चलता है। तो सीटी स्कैन ना कराएं। और युवा लोगों में आगे अगर सीटी स्कैन कराने से इसमें रेडिएशन इतना होता है कि आगे जाके कैंसर होने की भी संभावना होती है। तो भाई सीटी स्कैन से बचें जितना हो सके, बेफिजूल में सीटी स्कैन ना कराएं। और हल्के से भी सिम्टम हुए चलो भाई सीटी स्कैन करा लें, ऐसा ना करें। सीटी स्कैन कब कराना चाहिए? सीटी स्कैन आपको कराना चाहिए 5 से 7 दिन हो गए हैं, आपको ज़्यादा खांसी है, बुखार आपको नहीं उतर रहा है, तो आप सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराएं, वो भी अपने डॉक्टर की सलाह से। 3 ब्लड टेस्ट इसमें ज़्यादातर हो रहे हैं कोरोना में, CRP, डी डाइमर और CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। ये 3 ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, ये आप करा सकते हैं। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका इन्फेक्शन कितना शरीर में फैल चुका है। मैं इन तीनों टेस्ट को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और अगर 5 से 7 दिन तक आपके सिम्टम्स कम नहीं हो रहे हैं तो ये टेस्ट, ब्लड टेस्ट आप करा सकते हैं। CRP क्या है? सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट है, ये आपका इन्फ्लेमेशन लेवल को देखता है। और वैसे ही डी डाइमर है, ये आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन हो रही है या नहीं, ये टेस्ट है। ये कोई बीमारी नहीं दर्शाता, ये इन्फ्लेमेशन को दर्शाता है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है या नहीं, और आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कितना हो चुका है। दूसरी बात, अगर आप अर्ली स्टेज में ही, अर्ली दिनों में ही अगर आप ये CRP और डी डाइमर कराते हैं तो उसका कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि हम CRP और डी डाइमर हमारे वैसे भी शरीर में बढ़ सकते हैं। अगर आपके फुंसी फोड़ा है तो आपके शरीर में CRP का लेवल वो वैसे ही थोड़ा सा नॉर्मल से बड़ा रहेगा। पर अगर 5-7 दिन हो गए हैं तो ये रिकमेंडेड है कि आप CRP और डी डाइमर और CBC का टेस्ट जरूर कराएं। CRP का लेवल लेस देन 5 है तो बिल्कुल नॉर्मल है, अगर लेस देन 10 है तो वो भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो विद इन कंट्रोल आपकी दवाई खा के सही हो जाएगा। पर अगर ग्रेटर देन 10 है तो अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, और आपको आगे क्या फर्दर दवाई खानी चाहिए वो अपने डॉक्टर से इमीडिएट सलाह लें, वो रिपोर्ट दिखा के। डी डाइमर 600 से कम होना चाहिए, 600 या 500 से कम होना चाहिए। आप उसकी यूनिट और देख लें, क्योंकि अलग लैब्स में अलग यूनिट भी आ सकती हैं, तो उसका यूनिट का ज़रूर ध्यान दें। तो अगर 500 से आपका डी डाइमर कम है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर 500 से ज़्यादा जा रहा है तो आपको इंजेक्शन एंड ब्लड थिनर इंजेक्शन लेने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, पर वो आप डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही। तो भैया CRP टेस्ट हो गया, डी डाइमर टेस्ट हो गया, अब आपका CBC टेस्ट हो गया। ये 3 टेस्ट होने के बाद भी आप ये अगर नॉर्मल आ रहे हैं या थोड़े से बड़े हुए आ रहे हैं और आपके डॉक्टर ने रिकमेंड करा है कि आपको CT स्कैन कराना चाहिए, तभी आप CT स्कैन कराएं। 5 से 7वें दिन जो फर्स्ट साइन ऑफ सिम्टम आपको आए हैं, 5 से 7वें दिन में हम सेकंड फेज़ में मूव करते हैं, जो कि एक क्रिटिकल फेज़ होता है इस कोरोना के। तो मैंने कहा है, शुरू में आपको बताया था, एक फ़्लो चार्ट बना लें कि पहले दिन मेरे को ये सिम्टम थे, दूसरे दिन मैंने ये दवाई खाई, मैंने तीसरे दिन ये टेस्ट कराया, ये दवाई मैंने खाई, ये लक्षण मेरे अभी मौजूद हैं और मैंने ये लिया। तो उसका एक फ़्लो चार्ट बना के रखें और 6-7वें दिन अपना टेस्ट ज़रूर कराएँ। और CT स्कैन अगर आपको टेस्ट बोला जाता है तो CT स्कैन का HRCT ये स्कैन होता है। अपने इमेजिंग सेंटर में जाके बताएं कि HRCT मेरे को आना है। 5 से 6 हज़ार के बीच में ये टेस्ट हो रहा है और इसमें 25 में से एक स्कोर दिया जाता है, CT स्कोर। तो अगर आपका स्कोर 7 से और अबव है और 15 के बीच में, तो मतलब आपको मॉडरेट सिम्टम्स हो चुके हैं और आपको अब इमीडिएट डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है और आपको इमीडिएट हाई डोज दवाई, उसमें स्टीरॉयड भी शामिल हो सकता है, वो आपके डॉक्टर ही बताएगा। अगर आपका स्कोर 7 से कम है तो मतलब आप एक माइल्ड सिम्टम्स में हैं, आपने जल्दी CT स्कोर करा लिया, या आप रिकवरी फेज़ में हैं और आप सही हो रहे हैं, और फिर आपको हाई डोज और हाई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप सही हो रहे हैं अगर आपका स्कोर 7 या उससे कम है। पर अगर आपका स्कोर 7 से 15 के बीच में है, डिपेंडिंग अपॉन कितना वो स्कोर है, कितना वो 15 के पास है, आप
केस में उतने मॉडरेट स्टेज में आप होंगे, और 15 से अगर ऊपर आ रहा है तो मतलब आपको जल्द ही ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और आपको जल्द ही हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है, आपकी ऑक्सीजन लेवल गिर सकती है। तो सबसे बड़ी बात, आपको अपनी डॉक्टर से सलाह लें, खुद जाके अपने आप को एडमिट ना कराएं क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत बुरा हाल है और दवाइयों से भी ये स्कोर कम हो सकता है। मेरी मदर के केस में, मेरी आंट के केस में ऐसा हुआ है और हमने दवाई लेके उसे नीचे कर लिया। हमें हॉस्पिटल में एडमिट होने की, पैनिक ना करें, हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। हमने फ़र्स्ट फेज़ की बात कर ली कि फ़र्स्ट फेज़ जब आपके माइल्ड सिम्टम हैं, 5 दिन तक आपके माइल्ड सिम्टम हो सकते हैं और आप सही होने, आपने दवाई टाइमली शुरू कर दी तो आप सही होने की स्टेज में पहुंच सकते हैं। अगर 5 से 7 दिन तक भी आपके माइल्ड सिम्टम्स और बढ़ गए हैं, दवाई लेने से भी नहीं सही हो रहे, तो आप अपने ये टेस्ट कराएं और अपने डॉक्टर की सलाह लें, जिससे आप वो सेकेंड या थर्ड फेज़ में ना जा पाएँ जहाँ पे आपकी ऑक्सीजन लेवल गिर जाए और आपको एडमिट होना पड़े या आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े। तो उस स्टेज में हमें जाने से रोकना है। जिसलिए मैंने कहा था कि पहले जब साइन ऑफ सिम्टम हुए और जब भी हमने दवाई शुरू कर दी तो हम 5 दिन में बिल्कुल सही हो जाएंगे। हमें उस स्टेज में पहुंचने से अपने आप को रोकना है, अपने परिवार को बचाना है। तो उसका सिर्फ एक ही इलाज है, टाइमली मेडिसिन लेना। टाइम इसमें कोरोना में बहुत इम्पॉर्टेंट महत्व है। अगर आपको सही होना है तो टाइम एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना जल्दी आप मेडिसिन लेंगे, जितना जल्दी अपने आप को अलग कर लेंगे, उतना जल्दी आप रिकवर हो पाएंगे और अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हर आदमी उस फेस में जा रहा है, हर आदमी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है या हर आदमी को जिसको कोरोना हो गया उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी ही। ऐसा नहीं है। 5 से 7 दिन में आप सही हो सकते हैं। 86% इसका रिकवरी रेट है, उससे ज़्यादा भी अब बढ़ रहा है। धीरे धीरे उससे ज़्यादा रिकवरी रेट हो रहे हैं, लोग ज़्यादा रिकवर हो रहे हैं। जैसे जैसे अवेयरनेस हो रही है, लोग ज़्यादा ठीक हो रहे हैं। और तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अवेयरनेस। हमें अवेयरनेस नहीं रहती, हम इसे इग्नोर करते हैं, टाइमली दवाई नहीं लेते, टाइमली टेस्ट नहीं कराते, टाइमली सही सलाह नहीं लेते। सही टाइम पे सही मेडिसिन लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सेकंड फेज़ में आ गए हैं तो हमें स्टीरॉयड शुरू कर देने चाहिए अपने डॉक्टर की सलाह पे, जभी हम जल्द से जल्द सही हो पाएंगे। ब्लड थिनर और स्टीरॉयड इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट काम करते हैं। अगर हम मॉडरेट फेज़ में आ चुके हैं, अगर आपका डी डाइमर बढ़ा हुआ है, CRP बढ़ा हुआ है, तो आपको 90% डॉक्टर आपको यही सलाह देंगे कि आपको स्टीरॉयड या ब्लड थिनर आपको शुरू कर देने चाहिए। तो लापरवाही ना करें। उस फेज़ में जाने से ही हमें रोकना है अपने आप को। उस फेज़ में जाना ही नहीं है। उस फेज़ में कैसे नहीं जाएंगे कि हम अपना टाइमली मेडिसिन ले पाएँ। मैं बार बार इस चीज़ पे गौर कर रहा हूँ, तो वो आप वो ज़रूर करें। और साथ साथ क्या करना है, अगर हम अनुलोम विलोम, कपालभाति और मकर आसन अगर हम करते हैं तो हम अपना ऑक्सीजन लेवल शरीर में बढ़ा सकते हैं और अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम को और मजबूत कर सकते हैं। जितने भी आप, अगर जब भी आपको सिम्टम शुरू होते हैं, वैसे तो अगर सिम्टम नहीं भी हैं तो भी ये योगा आसन हमें करने चाहिए। मकर आसन, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तो हमें करने ही चाहिए। पर अगर सिम्टम किसी को आ गए हैं, आपको या आपके घर में, तो भी आप ये सब तीनों योगा आसन शुरू कर दें, जिससे आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और आप जल्द से जल्द आपकी रिकवरी होने में आपको मदद करेगी। हमारा लगने लगा है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो जो WHO द्वारा या हर डॉक्टर आजकल बता रहे हैं, अखबारों में भी आ रहा है कि अगर आप उल्टा लेट के अपने नेक के नीचे तकिया रखें, पेट के नीचे तकिया रखें और अपने पैरों के नीचे तकिया रख के उल्टा लेट जाएं 1 से 2 घंटा, तो आपका ऑक्सीजन लेवल 4 से 5% बढ़ सकता है। तो ये पोज आप ज़रूर करें घर में ही। अगर आपकी किसी के भी ऑक्सीजन लेवल 94 से डिप हो रही है तो ये ज़रूर इमीडिएटली एक्शन लें। ऑक्सीजन की तो आप सर्च करेंगे ही, पर उससे पहले ये सबसे पहले ये एक्शन लें और उस मरीज को उल्टा लेटा के ये 3 तकिए लगा के उसे ये चीज़ करवाएं 2 से 3 घंटे तक, और दिन में 2 या 3 बार कराएं और रोज़ कराएं। इससे उनकी ऑक्सीजन लेवल
4 से 5% बढ़ जाएगी और उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और इतने में अपनी ऑक्सीजन की सर्च जारी रहे। भाई हमने टेस्ट बता दिए, टाइमली मेडिसिन बता दी, और क्या फ्लो चार्ट बनाना चाहिए ये बता दिया, रेमेडी बता दी, योगा आसन बता दिए, और घर में क्या घरेलू उपचार करने चाहिए। यहाँ काढ़ा आप अगर हो सके तो दालचीनी, इलायची, लौंग, तुलसी, हल्दी का काढ़ा अपने घर में अपनी मम्मी से, अपनी दादी से बनवाएं, या ख़ुद भी बना सकते हैं, बहुत आसान है। और वो काढ़ा भी इस फेज़ में अगर हम लेंगे तो हम जल्दी रिकवर हो पाएंगे। सेकंड चीज़, आजकल डॉक्टर देख नहीं रहे हैं। आजकल डॉक्टर ने कोरोना की वजह से देखना बंद कर दिया है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर देख नहीं रहे हैं, या देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ है। तो ऐसे में हम कैसे सलाह लें? और अगर हमें आपको इमीडिएट सलाह लेनी है, मान लो किसी का अभी रिपोर्ट आया और उसमें ज़्यादा पैरामीटर्स हैं और ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो क्या करें? उस समय हम हेल्पलेस रह जाते हैं, क्योंकि हम पे आसपास डॉक्टर कंसल्ट करने के लिए नहीं होते हैं। डॉक्टर का टाइम नहीं है, डॉक्टर बैठ नहीं रहे हैं, हमारे एरिया में डॉक्टर नहीं है, तो उस समय क्या करें? तो अगर आप मेरठ से ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं नीचे 2-3 डॉक्टर्स के नंबर दे दूंगा जो कि रेगुलरली कोविड पेशेंट्स को देख रहे हैं। उनका एक टाइम है, आप उन्हें फ़ोन पे भी कॉल कर सकते हैं और सलाह ले सकते हैं। और दूसरा चीज़ इसमें है, मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर भी के लिस्ट दे दूंगा आपको नीचे, और उनके नंबर भी दे दूंगा। वैसे आप लिबरेट और प्रैक्टो, डॉक्टर प्रैक्टो का ऐप आता है, वो डाउनलोड करके ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं और अपनी सही सलाह ले सकते हैं। पूरे इंडिया में उसके डॉक्टर्स उसमें आप कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, वीडियो कॉल द्वारा अपनी समस्या बता सकते हैं, और आप व्हाट्सएप से अपनी रिपोर्ट्स और सारी चीज़ें भेज सकते हैं। तो उसका भी आपका लिबरेट ऐप का, डॉक्टर प्रैक्टो ऐप का, और एक तो डॉक्टर जो मैं रिकमेंड करूँगा, वो जो जिसे हमने दिखाया था पर्सनली, वो मैं उसका लिंक और नंबर वो नीचे आपका डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा। वो आप देख सकते हैं और कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपको डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं तो। वरना अपना लोकल फिजिशियन जो भी आपका फैमिली डॉक्टर हैं, आप उससे भी कंसल्ट कर सकते हैं। पर ये ध्यान रखिए वो डॉक्टर कोविड पेशेंट्स को देख रहा हो, उस डॉक्टर को कोविड पेशेंट देखने का एक्सपीरियंस हो। क्योंकि जो डॉक्टर्स कोविड पेशेंट्स को रेगुलरली देख रहे हैं, चाहे वो आंखों का ही डॉक्टर क्यों ना हो, क्योंकि इस समय सारे जो हमारे डॉक्टर्स की फोर्स है वो कोविड में वार्ड्स में लगी हुई हैं। सेट ऑफ प्रोटोकॉल है, इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। तो जो एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं जो कोविड पेशेंट्स को देख रहे हैं, उन्हीं की सलाह आप लें, और 1 से 2 डॉक्टर की अगर सलाह ले लें तो बहुत अच्छा होगा, जो हमने अपने केस में किया था। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर को आप लेंगे, आप उसकी सलाह लेंगे, तो वो आपके साइन ऑफ सिम्टम्स और आपने क्या क्या मेडिसिन ली है उसके बेसिस पे आपको वो आगे की मेडिसिन दे पाएगा। लास्ट में बताना चाहूँगा कि होम आइसोलेशन कब एंड करें। अगर आप रिकवर हो रहे हैं, मान लें 5 से 7 दिन में आपको कोई सिम्टम्स नहीं है और आप सही महसूस कर रहे हैं, तो अपना होम आइसोलेशन एंड ना करें। होम आइसोलेशन 14 दिन के बाद ही एंड करें। ये वायरस बढ़ सकता है, रेप्लिकेट दोबारा भी हो सकता है, और हमारी बॉडी में इस कोरोना की 14 दिन की साइकिल होती है। 14 दिन में ही हम अपने आप को सही मान सकते हैं। आपने देखा होगा 14 दिन का क्वारंटाइन होता है। हर चीज़ में 14 दिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस कोविड की साइकिल 14 दिन की है। 14 दिन तक अगर हम अपने आप को होम आइसोलेशन करेंगे तो हम दूसरों को संक्रमित करने से बचा पाएंगे, हम अपने परिवार वालों को बचा पाएंगे। और जितना आप एहतियात इसमें कर रखेंगे, उतना ही आपके परिवार के लिए अच्छा होगा। तो होम आइसोलेशन एंड जल्दबाजी में ना करें कि अगर हाँ मैं सही हो रहा हूँ 7 से 8 दिन में ना एंड कर दें। पूरे 14 दिन का होम आइसोलेशन करें और उसके बाद ही होम आइसोलेशन से बाहर आएँ। होम आइसोलेशन के बाहर आने के बाद आपको टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
14 दिन की इसकी साइकिल है। 14 दिन में ये आप खतरे से बाहर हैं। ये वायरस अगर आपने 14 दिन इसे झेल लिया, आपके कोई सिम्टम्स नहीं है, तो मतलब आप इससे जंग जीत चुके हैं और आप नेगेटिव अपने आप को मान सकते हैं। इसकी रिपोर्ट टेस्ट कराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है अगर आप 14-15 दिन के बाद टेस्ट कराएं तो वो रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि हमारे ये जो RT-PCR टेस्ट होता है ये RNA से को टेस्ट करता है। तो हमारे मरे हुए RNA हमारी बॉडीज़ में हो सकते हैं, जो कि जिससे आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है। तो उससे घबराएं ना। अपना टेस्ट कराने की, अगर आपका 14 दिन के बाद कोई सिम्टम नहीं है तो टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नेगेटिव हो चुके हैं, ठीक है। वैक्सीन कब लगाएं? अगर आपको पहला डोज वैक्सीन का लग चुका है और उसके बाद आपको कोरोना हुआ है तो आपको अभी वैक्सीन नहीं लगानी है। 4 से 6 हफ्ते WHO और एम्स के डॉक्टर्स ने बोले हैं, 4 से 6 हफ्ते बाद ही अपना वैक्सीन का दूसरा डोज़ लें। और जिनको अगर एक भी डोज़ नहीं लगा है और उनको वैक्सीन लगवानी है तो उनके लिए भी सही होने के बाद 4 से 6 हफ्ते का इंतज़ार करें और अपना उसके बाद ही वैक्सीन लगाएं। ये सलाह आप अगर मानेंगे तो जितना आप ये सलाह को मानेंगे उतना ही आपके लिए और आपके परिवार के लिए वो बेहतर होगा। लास्ट में अगर मैंने कोई भी टॉपिक अगर मैंने इसमें छोड़ दिया है, कोई भी आपका सवाल है, कोई भी आपको परेशानी है, या आपके कुछ भी डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, कुछ भी आपको सलाह लेनी है, तो आप कमेंट नीचे कर सकते हैं और अपना सवाल, अपनी परेशानी बता सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से या अपने डॉक्टर्स से पूछ के मैं आपको बता पाऊँगा। मेरी सलाह पे ना जाएं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। ये जो भी जानकारी मैंने दी है ये मैंने वेरीफाइड सोर्सेज WHO, एम्स के डॉक्टर्स और अपने फैमिली के एक्सपीरियंस से देख के ये मैंने जो भी जानकारी दी है वो आपको दी है। और हम इससे बाहर निकल के आए हैं और हमने क्या क्या किया ये मैंने आपको इसमें शेयर किया है। और जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सारी वेरीफाइड हैं, पर फिर भी मैं आपको सलाह दूंगा कि अपने डॉक्टर से ही पूछ के कोई भी दवाई या कोई भी टेस्ट कराएं। जल्दबाजी इसमें ना करें और इसको हल्के में ना लें। मैं बार बार कहता हूँ, टाइम से अपनी मेडिसिन लें और टाइम से अपने आप को होम आइसोलेट कर लें, जिससे आप और आपकी फैमिली इससे संक्रमित होने से आगे बच जाए। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में जाके लिख सकते हैं। मैं उसको जल्द से जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। कोई भी मदद अगर मैं आपके लिए काम आ पाया तो मैं उसका ज़रूर करूँगा और मैं आपको जल्द से जल्द जवाब देके आपकी परेशानी दूर करने की कोशिश करूँगा। और इसमें एक और चीज़ जो मैंने कवर नहीं करी है, जो वो है कि अगर मान लो पूरा घर ही आपका कोरोना पॉजिटिव है या आपके घर में खाने बनाने वाला कोई है नहीं और मीन्स खाना बनाने वाला ही जो व्यक्ति है उसी को कोरोना हो चुका है, और तो उस समय खाने के लिए क्या करें? अगर आपके लिए घर में ये समस्या है तो मेरे पे उसके सॉल्यूशन हैं जो कि आप कमेंट में पूछ सकते हैं और मैं वो आपको बता दूँगा। दोस्तों ये वीडियो अब यहीं एंड करते हैं। अगर आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला या आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ज्ञान अगर इसमें आपको मिला है तो उसको अपनाइए और जल्द से जल्द वो इमीडिएट एक्शन आप लीजिए। इसको लापरवाही ना करें, उसमें लेट ना करें। अगर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके दोस्तों में कोई भी कोरोना पॉजिटिव आदमी है या अभी हुआ है या उसको लक्षण सिम्टम हैं तो ये वीडियो से उसके साथ शेयर करें। किसी का भी भला हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में इस समय अवेयरनेस की कमी है। अगर हम जितना ज़्यादा लोग को अवेयर करेंगे उतना ज़्यादा ये रिकवरी परसेंटेज बढ़ेगा और उतने ज़्यादा लोग जल्द से जल्द सही हो पाएंगे और उतनी जानें हम बचा पाएंगे। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने परिजनों में, अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पे, जिससे कि अगर किसी एक व्यक्ति का भी इसमें भला हो जाए तो इस वीडियो का माध्यम बनाने का पूरा हो जाए।
नमस्कार दोस्तों, फिर ऐसी किसी वीडियो में फिर मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।